वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिलथरे एसबी पे। तो हम पर्यावरण की क्लास कर रहे थे। पहला टॉपिक हमने परिवार वाला कंप्लीट कर लिया है और उसके जितने एमसीक्यू बने थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए अपने 2 वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। क्या है नाम? भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। ये यूपी टेट, और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो मेरी क्लास है यूपी टेट, सी टेट और अन्य टीचिंग एग्जाम्स जिसमें भी पर्यावरण आती है और ये टॉपिक आते हैं, ये उसके लिए है। तो आज हमें पढ़ना है कि भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा बने, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। परिवार टॉपिक छोटा था, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है उसकी अपेक्षा, और इसको मैंने अच्छे से कवर किया है। कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, सारी चीज़ ली गई हैं। ऐसा नहीं किया कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ले ली हैं, कंप्लीट टॉपिक लिया है मैंने। इसको कंटेंट बनाने में मुझे बहुत मेहनत भी लगी है और मैंने खुद बनाए हैं कंटेंट अलग अलग किताबों से। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और आप बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन दे देगा। बाकी अब हम शुरू करेंगे कि भोजन क्या है। तो देखिए कि भोजन जो हम सब लोग खाते हैं वही भोजन है। दाल चावल सब्जी रोटी, ये जो हम खाते हैं ये क्या है? ये भोजन है। सभी जीवों को ऊर्जा उनके भोजन से ही मिलती है। सबसे पहला पॉइंट है कि सभी जीवों को जो ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ऊर्जा, एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें भोजन से मिलती है। जो हम भोजन खाते हैं या जो हम खाना खाते हैं उससे ही हमें ऊर्जा मिलती है। इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। तो भोजन का निर्माण कौन करता है? पौधे। जैसे हम रोटी खाते हैं तो ये किस पौधे से मिलती है? ये हमें गेहूं के पौधे से मिलती है। हम चावल खाते हैं तो हमें धान के पौधे से मिलती है। हम दाल खाते हैं तो ये हमें दाल के पौधे से मिलती है। तो ये जो भोजन है ये हमें पौधे से प्राप्त होता है। और सभी जीवों को, न सिर्फ मनुष्य को, सभी जीवों को भोजन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से हमें भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। तो सभी जीवों को ऊर्जा के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, और भोजन के लिए हम पौधों पर डिपेंड रहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से। और ना सिर्फ मनुष्य बल्कि सारे जीव जंतु, पेड़, सारे जीव जंतु और पौधे नहीं, सारे जीव जंतु और सारे प्राणी और सारे जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पे ही डिपेंड है। अगला है पोषक तत्व। अब पोषक तत्व क्या है? हम जो भोजन करते हैं उससे हमें क्या पोषण मिलता है? तो सबसे पहले है कि हमारे भोजन के कुछ प्रमुख पोषक तत्व हैं। कुछ प्रमुख पोषक तत्व हैं जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये पोषक तत्व हैं, ये हमें भोजन से प्राप्त होना जरूरी है। यदि हमें ये भोजन से, हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं उसमें यदि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण नहीं होंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे। तो जरूरी है कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, वसा हो, विटामिन हो और खनिज लवण हो। अब अगली स्लाइड में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन और वसा क्या है, विटामिन और खनिज लवण क्या है। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? सभी मीठे पदार्थों में, जैसे मीठे फल, गन्ना, सभी मीठे पदार्थों में जैसे मीठे फल हो गए, गन्ना हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, और अन्य अनाजों में क्या मिलता है? हम इन अन्य अनाज के में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सबसे पहले सारे मीठे पदार्थ, जितने भी मीठे पदार्थ हैं, चाहे फिर वो मीठे फल हों, चाहे फिर वो गन्ना हो, आलू हो, चावल हो, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जब इन सभी का हम ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हमें जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ये कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चावल, रोटी इत्यादि में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। काय में? आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, गन्ना में पाया जाता है, रोटी में पाया जाता है। और जब इनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। इसके बाद
जो कार्बोहाइड्रेट है वो पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। अब ये क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और जब ये कार्बोहाइड्रेट पचता है हमारे शरीर में, हमारा शरीर जब इसका पाचन करता है तो ये ग्लूकोज में बदल जाता है, और फिर ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रदान करता है। अगली स्लाइड है प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्रोटीन मुख्यतः शरीर की वृद्धि में सहायक है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि शरीर की वृद्धि में क्या सहायक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो शरीर की वृद्धि में जो सबसे ज़्यादा सहायक है, शरीर की ग्रोथ में जो सबसे ज़्यादा सहायक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन से युक्त भोजन करने पर, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। मतलब ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन हो, आप ऐसा भोजन करते हैं जिसमें प्रोटीन हो तो उस भोजन को शरीर वर्धक मतलब शरीर बनाने वाला भोजन कहते हैं। जैसे पनीर होता है उसमें प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है, दूध, मांस, मछली, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन के दो स्रोत हैं, ये दो प्रकार के प्रोटीन के स्रोत हैं। कौन कौन से? पहला है जंतु प्रोटीन, दूसरा है वनस्पति प्रोटीन। वनस्पति प्रोटीन मतलब पेड़ पौधों से जो प्रोटीन हमें मिलता है, और दूसरा हमें डायरेक्ट जंतुओं से मिलता है प्रोटीन। जैसे जंतुओं से हमें दूध मिलता है, और दूध, मक्खन, घी, ये सब हमें मिलता है, लेकिन घी में नहीं होता प्रोटीन, घी में वसा होता है। यहाँ हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो जंतु से हमें क्या प्रोटीन मिलता है? दूध मिलता है। मछली हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, मछली तो एक खुद जीव है, तो मछली हो गया, मांस हो गया, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पनीर हो गया, पनीर ये दुग्ध उत्पाद है, हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। अंडा हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो दूध, मांस, मछली, अंडा, दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ये सब प्रोटीन के जंतु स्रोत हैं, मतलब जंतुओं से मिलते हैं ये सब हमें, और फिर से हमें प्रोटीन मिलता है। अब जैसे कोई शाकाहारी है तो वो वनस्पति से प्रोटीन लेगा। वो कहाँ से लेगा प्रोटीन? वनस्पति से प्रोटीन लेगा। जैसे दाल में बहुत तेज प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है दाल में। सेम में प्रोटीन होता है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है एक शाकाहारी के लिए, वनस्पति से प्रोटीन लेने वाले के लिए, सोयाबीन जो उसको पानी में डाल के भिगो के उसको खाते हैं सोयाबीन को, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। हाँ, स्वादिष्ट नहीं लगता ये बात अलग है, लेकिन इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। दूध, मांस, मछली, पनीर, अंडा, इन सबसे भी ज़्यादा सोयाबीन में होता है प्रोटीन। जैसे यहाँ लिखा भी है कि सबसे अधिक प्रोटीन 43% सोयाबीन में पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन 43% सोयाबीन में पाई जाती है। इसको आप अपने नोट्स में लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें किससे मिलता है। तो ऑप्शन में सोयाबीन होता है, अंडा होता है, मांस मछली होती है, तो लोग मांस मछली को टिक कर देते, लेकिन सही ये है सोयाबीन। तो 43% प्रोटीन हमें सोयाबीन से मिलती है। अगली स्लाइड है वसा। ये जो ऑयली चीज़ें हैं इनसे हमें वसा मिलती है, चाहे फिर वो तेल हो और चाहे फिर वो घी हो, दूध, दही हो, इन सबसे हमें इन सबसे हमें वसा मिलती है। वसा के भी दो स्रोत हैं। वसा हमें जंतु और वनस्पति दोनों से प्राप्त होती है। देखिए यहाँ जंतु से भी वसा प्राप्त हो रही है और वनस्पति से भी प्राप्त हो रही है। प्रोटीन भी हमें जंतु से प्राप्त हो रही थी और वनस्पति से भी प्राप्त हो रही थी प्रोटीन, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें जंतुओं से प्राप्त नहीं हो रही थी, सिर्फ वनस्पति या पेड़ पौधों से ही प्राप्त हो रही थी। तो कार्बोहाइड्रेट हमें वनस्पति या पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, प्रोटीन हमें जंतु और वनस्पति दोनों से प्राप्त होती है, वसा हमें जंतु और वनस्पति दोनों से प्राप्त होती है। तो जंतुओं से हमें क्या वसा प्राप्त होती है? जंतुओं से हमें घी मिलता है। गाय भैंस से हमें घी मिलता है कि नहीं मिलता? मक्खन मिलता है कि नहीं मिलता? तो मक्खन, घी, दूध, ये हमें सब जंतुओं से मिलता है। ये जो वसा है ये हमें जंतुओं से मिलता है। जबकि वनस्पति या पेड़ पौधों से हमें वसा क्या मिलती है? सरसों का पौधा है या पेड़ है, मूंगफली का है, तिल का है, अलसी का है, इन सब के बीजों से हमें तेल प्राप्त होता है, और उसी तेल को हम उससे हमें तेल से क्या मिलता है? वसा मिलता है। जब हम तेल को खाते हैं, सब्जी में बघाड़ते हैं, सब्जी फ्राई करते हैं, तो उससे हमें वसा प्राप्त होता है। तो वसा के भी दो स्रोत हो गए, जंतु वसा और वनस्पति, हमें दोनों से प्राप्त होती है। इसके बाद वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये जो तुम्हारा प्रोटीन है इसको हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, या शरीर बनाने वाला भोजन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है आपके एग्जाम में। इसके बाद है विटामिन। अब भाई विटामिन क्या है? तो विटामिन जो है या विटामिन जो है, भोजन में विटामिन की अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है। हमें विटामिन ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए और ना हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए है, हमें थोड़ी सी ही मात्रा चाहिए है जो हमारे लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है विटामिन की। विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। एक बात आप लिख लें
कि विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन विटामिन से क्या होता है कि यदि हमें विटामिन नहीं मिलेंगे तो हम थोड़े से बीमार पड़ जाएंगे। हमें विटामिन, हमारे शरीर को चलाने के लिए विटामिन अल्प मात्रा में, थोड़े से ही मात्रा में हो, लेकिन ज़रूरी है। यदि विटामिन नहीं होगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी। तो परंतु इसके ना लिए जाने से रोगग्रस्त हो जाता है शरीर। तो थोड़ा सा विटामिन ही सही, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। अब कुछ विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है और कुछ विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। जो विटामिन बी और विटामिन सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसको अब ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, मतलब जल में घुल जाते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। ऑयली चीज़ें होती हैं वसा, ऑयली चीज़ों से हमें वसा मिलता है, तेल, घी, दूध, इनसे हमें वसा मिलता है। और क्वेश्चन आता है कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील हैं। तो KEDA, इसकी एक ट्रिक है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको याद करें आप कीड़ा से, KEDA कीड़ा, कीड़ा, KEDA। ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। तो कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो कीड़ा, कीड़ा से याद रखें, जो कीड़ा विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। कीड़ा का मतलब KEDA, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और A। तो कीड़ा जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है और विटामिन B और C जल में घुलनशील है। अगली स्लाइड लेंगे हम और इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपोर्टेंट विटामिन, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का स्रोत क्या है और इसकी कमी का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे शरीर पर। तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। और इसके स्रोत क्या है विटामिन ए के? हमें कहाँ से विटामिन ए मिलता है? जब हम दूध पीते हैं, दही लेते हैं, मक्खन लेते हैं, अंडा लेते हैं, मछली का तेल लेते हैं, तो हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। और विटामिन ए, यदि हमारे भोजन में विटामिन ए नहीं होगा या हम विटामिन ए नहीं लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगी, हमें दिखना कम हो जाएगा या हमें दिखना बंद हो जाएगा। तुमने देखा होगा कि शाम को कुछ बच्चों को दिखना कम हो जाता है या बंद हो जाता है अंधेरा होते ही, ये होता है रतौंधी। तो विटामिन ए की जब कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो हमें रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। और कुछ लोगों में ऐसा भी देखा गया है जिनमें विटामिन की कमी है, यदि उनको रतौंधी नहीं हुई तो उनको आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम होगी, उनको चश्मा वगैरह लग जाता है। तो ये विटामिन ए का है। यदि आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे कि ऐसा ऐसा है तो वो आपको सबसे ज़्यादा जो सलाह देता है वो मछली के तेल की सलाह देता है। मुझे भी चश्मा लगा है और मुझे भी डॉक्टर ने मछली के तेल की सलाह दी थी, लेकिन मैं शाकाहारी हूँ इसलिए मैंने ये लेने से मना कर दिया, लेकिन मैं दूध पीता हूँ। ये हमारी आंखों के लिए अच्छा है, इससे रतौंधी नहीं होगी और इससे हमें विटामिन ए भी मिलता है। तो प्रश्न पूछते हैं कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सबसे पहले रेटिनॉल लगा दो। और इससे रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? क्वेश्चन पूछते हैं कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। इसके बाद हम अपने दूसरे पे आते हैं, दूसरी स्लाइड पे, कि विटामिन डी। विटामिन डी पूछते हैं कि विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का स्रोत क्या है? हमें कहाँ से विटामिन डी मिलता है? सबसे ज़्यादा विटामिन डी हमें मिलता है सूर्य के प्रकाश से। यहाँ से क्वेश्चन भी आया है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। मक्खन और दूध से भी प्राप्त होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और क्वेश्चन यहीं से आता है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। और यदि विटामिन डी की आपको कमी हो जाएगी तो वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया बीमारी हो जाएगी, बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाएगी, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में आया है ये रिकेट्स। तो रिकेट्स जो बीमारी है बच्चों में, ये विटामिन डी की कमी से हो जाती है। और ऑस्टियोमैलेशिया जो बीमारी है वो वयस्कों में होती है, वो भी विटामिन डी की कमी से होती है। और हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से। हमें रोज़ सुबह छत पे घूमना चाहिए सूर्य निकलने के बाद, ताकि विटामिन डी की हमारे शरीर में कभी कमी ना हो पाए और हमें रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया और सूखा रोग जैसे संबंधित रोग ना हो पाए। तो ये था विटामिन डी। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है। हमें कहाँ से विटामिन ई मिलेगा? तो सोयाबीन है, तेल है, गेहूँ है, बादाम है, यहाँ से हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। और यदि विटामिन ई की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पे? तो हमारी जो प्रजनन क्षमता है, प्रजनन क्षमता आप जानते होंगे, सेक्सुअल
सेक्सुअल होती है ये प्रजनन क्षमता, बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको प्रजनन क्षमता कहते हैं। तो प्रजनन क्षमता में हमारी कमी आ जाएगी किस विटामिन की कमी से? विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। आप इन दोनों पॉइंट को याद रखें। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन के। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन के जो है इसका वैज्ञानिक नाम है नेफ्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। ये एग्जाम में आया भी है, इसको आप अच्छे से याद रखें। दो इसके वैज्ञानिक नाम है, नेफ्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। ये विटामिन के वैज्ञानिक नाम है। और यदि विटामिन के की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है या क्या हो जाता है प्रभाव हमारे शरीर पर? रक्त का थक्का नहीं जमता है या खून का थक्का नहीं जमता है। जैसे हम गिर जाते हैं, हमारे घुटने में चोट लग जाती है तो खून निकलता रहता है, खून निकलता रहता है और हम उसको दबा लेते हैं अच्छे जोर से तो खून रुकना बंद हो जाता है। लेकिन यदि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो गई है तो हम कितना भी दबा लें वो खून हमारा बंद नहीं होगा, वो थक्का नहीं जमेगा, और थक्का नहीं जमेगा रक्त का तो वो खून बंद नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति को विटामिन के की कमी है उसको यदि चोट लग जाती है तो उसको शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है और जो खून है वो लगातार गिरता रहता है, वो बंद नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि आप विटामिन के की अपने शरीर में कमी ना होने दें। और उसके स्रोत हैं अंडा, दूध उत्पाद और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, इससे विटामिन के की आपके पास कमी नहीं होगी। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम नेफ्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। अगला है कि आम, पपीता और गाजर से भी हमें विटामिन ए मिलता है। हमें विटामिन ए कहाँ से मिलता है? आम। आप आम खाते हैं, आप पपीता खाते हैं, गाजर खाते हैं तो हमें विटामिन ए मिलता है। इसके बाद आंवला है, संतरा है, नींबू है और खट्टे फल हैं, इनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। तो जो आम है, पपीता है, गाजर है, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। इसके बाद आंवला, संतरा, नींबू और खट्टे फलों से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। इसके बाद अगली स्लाइड है, कुछ और विटामिन है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, इनको भी हम याद रखेंगे। जैसे है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम है थायमिन। क्वेश्चन में पूछते हैं कि विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो थायमिन। तो विटामिन बी1 की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। ये बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा, बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन बी की कमी से हमें बेरी नामक रोग हो जाता है। स्रोत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने स्तर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या है और उसकी कमी से क्या प्रभाव होता है। तो विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी3 जिसका वैज्ञानिक नाम है नियोसिन और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नाम है नियोसिन, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम है थायमिन, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। और अगला है विटामिन बी6 जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन कहते हैं इसको, और इसकी कमी से हमें एनीमिया या रक्तक्षीणता नामक बीमारी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन बी6 की कमी से। विटामिन बी6 का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। अगला है विटामिन बी12। विटामिन बी12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबाल्मिन और इसकी कमी से हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है और हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। कौन से विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं या एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी हमें खट्टे फलों से मिलता है, टमाटर, पपीता, आलू, आंवला आदि से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। और यदि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो याद रखिए हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग होने की संभावना है? तो स्कर्वी रोग होने की संभावना है। अब हम बात करेंगे खनिज लवण की। तो खनिज लवण है जो ये क्या है? ये भी हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा में होना आवश्यक है। खनिज लवण तो जैसे कैल्शियम हो गया और ये तुम्हारा आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, पोटेशियम हो गया। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम ये क्या है? ये खनिज लवण है और ये हमारे शरीर में होना जरूरी है खनिज लवण। जैसे पहला है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी यदि हमारे शरीर में हो जाएगी तो हमारे हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाएंगे। क्या कमज़ोर हो जाएगा? एक तो हमारी हड्डियाँ सड़ेगी, कमज़ोर हो जाएंगी और हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे। फिर हम जब डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे ये दांत कमज़ोर हो गए हैं और दर्द करते हैं, तो वो सलाह देगा कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है और आप कैल्शियम की टैबलेट लें। तो कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है।
आयरन की यदि कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता मतलब खून की कमी हो जाएगी। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता। और आयोडीन की कमी से, आयोडीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आयोडीन हमें नमक से प्राप्त होता है। तो यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? आयोडीन की कमी होने से आपको घेंघा नामक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा नामक रोग हो जाएगा। ये गले में एक बड़ा सा मतलब गले में ये प्रॉब्लम हो जाती है। एक वो मैंने देखा है, मैंने ज़्यादातर इंसानों में तो नहीं देखा, लेकिन एक डॉगी में मैंने देखा है, इतना फोला टाइप का हो गया गले में बहुत बड़ा। तो ये किससे हो जाता है? कि आयोडीन की कमी से हो जाता है। आयोडीन हमें नमक से मिलता है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए ताकि हमें घेंघा रोग ना हो। इसके बाद पोटेशियम। पोटेशियम एक खनिज लवण है और पोटेशियम की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण मतलब शरीर में जल की कमी हो जाती है। शरीर में जल की भारी कमी होना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण के कारण कभी कभी हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो पोटेशियम की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। इसके बाद अगली स्लाइड है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार, संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट। कौन सी डाइट? बैलेंस डाइट। ये हमें बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। यदि हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमें क्या है कि उतना अच्छा हमारा पोषण नहीं होगा और उतना अच्छा हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। तो हमें बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। क्या है बैलेंस डाइट? कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो पाए और ना कम हो पाए, बराबर मात्रा में हो। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। हमारे आहार में पोषक तत्व, विटामिन, खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। हमारे आहार में पोषक तत्व जो हैं, जो विटामिन हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में हो, खनिज लवण हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में हो। ये सारी चीज़ें, विटामिन, खनिज लवण और भी जितनी भी चीज़ें हैं ये पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अगला है चावल और दालों को। यदि आप चावल और दालों को बार बार धोएंगे तो इससे धोने से क्या है, इसमें जो विटामिन रहता है या जो खनिज लवण रहते हैं ये क्या है, नष्ट हो जाते हैं। तो चावल और दालों को बार बार नहीं धोना चाहिए क्योंकि इसमें जो विटामिन, खनिज लवण और जो भी चीज़ें इसमें उपस्थित रहती हैं, प्रोटीन वगैरह, ये नष्ट हो जाते हैं। और हमें सब्जियों के जो छिलके हैं उनको भी ज़्यादा नहीं धोना चाहिए या ज़्यादा साफ़ नहीं करना चाहिए, उनको अलग नहीं करना चाहिए। हम लोग कर देते हैं आजकल क्योंकि स्वाद के चक्कर में हम इस सब चीज़ों को अलग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसी में प्रोटीन, विटामिन और सारी चीज़ें होती हैं सब्जियों के छिलकों में। तो चावल और दालों को हमें बार बार नहीं धोना चाहिए क्योंकि उसमें उपस्थित विटामिन नष्ट हो जाते हैं। लोह तत्व की कमी से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। लोह तत्व की कमी से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है जिसे एनीमिया कहते हैं। इससे संबंधित प्रश्न सीटेट में पूछा गया है कि लोह तत्व की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो अगला है मरासमस और क्वासियोरकर। मरासमस और क्वासियोरकर ये बड़ी फेमस है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। इसको आप लिख लें कि मरासमस या मेरेस्मस और क्वासियोरकर, ये जो बीमारी है ये कुपोषण जनित बीमारी है। ये जो बीमारी है ये कुपोषण जनित बीमारी है। जब हमारी ये बीमारी हो जाती है तो हम कुपोषित हो जाते हैं। मेरेस्मस और क्वासियोरकर नामक जो बीमारी है, जब हमें ये हो जाती है तो हम कुपोषित हो जाते हैं। हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है, हमारा पेट थोड़ा सा बाहर निकल आता है और शरीर के सारे हिस्से हमारे बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो मरासमस और क्वासियोरकर ये कुपोषण जनित बीमारी है और ये किसकी कमी से होती है, ये प्रोटीन की कमी से होती है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, हम ना दूध लेते हैं, ना पनीर लेते हैं, ना अंडा मांस कुछ नहीं लेते हैं, तो इससे क्या है, हमारे शरीर में प्रोटीन की भारी कमी हो जाती है। और जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमें मरासमस और क्वासियोरकर नामक बीमारी हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी बीमारी कुपोषण जनित बीमारी है, तो मरासमस और क्वासियोरकर नामक जो बीमारी है वो कुपोषण जनित बीमारी है, वो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। और इसके बाद है कि भारत में 1% बच्चे जो हैं वो क्वासियोरकर से पीड़ित हैं। भारत में 1% बच्चे क्वासियोरकर से पीड़ित हैं। और मरासमस जो बीमारी है मुख्यतः 1 वर्ष तक के बच्चों में होती है। मरासमस जो बीमारी है वो कितने वर्ष तक के बच्चों में होती है, वो 1 वर्ष तक के बच्चों में होती है मरासमस बीमारी। और क्वासियोरकर से जो पीड़ित हैं वो 1% बच्चे भारत में, हमारे ऑल इंडिया में, ये 2 फैक्ट आप याद रखें कि ऑल इंडिया में 1% बच्चे क्वासियोरकर से पीड़ित हैं और मरासमस जो बीमारी है मुख्यतः 1 वर्ष तक के बच्चों में होती है। और क्वासियोरकर और मरासमस बीमारी जो है वो कुपोषण जनित बीमारी है और प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। तो ये हमारे टॉपिक का एंड है। हमने सारी चीज़ें लगभग क्लियर कर ली हैं और
इसके बाद जो है हम एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं जो चीज़ हमें सही लगेंगी। तो हमने इसके भोजन के बारे में पढ़ा कि भोजन क्या है, हमने पोषक तत्व के बारे में पढ़ा कि हमें पोषक तत्व है जैसे हमें भोजन से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सभी पोषक तत्व हैं और ये सभी हमारे शरीर के विकास में ज़रूरी है। तो हमें भोजन ऐसा करना चाहिए जिनसे हमें ये सारे पोषक तत्व मिलें। इसके बाद हमें पढ़ा था कि प्रोटीन हमें जंतुओं से भी मिलती है और वनस्पति से भी मिलती है और सबसे अधिक प्रोटीन हमें सोयाबीन से मिलती है 43%। इसके बाद हमने वसा पढ़ा था कि हमें वसा जंतुओं से भी मिलती है और वनस्पति या पेड़ पौधों से भी मिलती है। इसके बाद हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था कि विटामिन हमें अल्प मात्रा में ही सही लेकिन ज़रूरी है हमें स्वस्थ रहने के लिए। विटामिन हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं करते लेकिन ये हमें बीमारियों को घिरने से बचाती है और हमें स्वस्थ रखते हैं। हमारी आँखों को स्वस्थ रखते हैं, हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को स्वस्थ रखते हैं, हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखते हैं विटामिन। ये हमने विटामिन पढ़े, उनके वैज्ञानिक नाम पढ़े, उनकी कमी से होने वाले प्रभाव पढ़े और हमने ये कुछ फैक्ट पढ़े कि कहाँ से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है, कहाँ से सी प्राप्त होता है, कहाँ से के प्राप्त होता है। इसके बाद हमने खनिज लवण पढ़े जो कि हमें खनिज लवण जरूरी हैं हमारे शरीर के विकास में, थोड़े से ही सही। इसके बाद हमने बैलेंस्ड डाइट पढ़ी, संतुलित आहार पढ़ा कि हमें कैसा भोजन लेना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब है हमें कैसा भोजन लेना चाहिए। इसके बाद हमने मेरेस्मस और क्वासियोल्कर नामक बीमारी पढ़ी और उसके कुछ फैक्ट हमने पढ़े और इस तरह हमने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो या हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप जो भी चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं वो कमेंट करें ताकि ये बात मेरे पास पहुँचे और फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो ये हमारी वीडियो का एंड है। इसके बाद सेकेंड पार्ट जब आएगा उसमें हम इस टॉपिक को टोटली कंप्लीट कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। उसके बाद 2 और लेक्चर आएंगे, उसमें हम लगभग 100 से ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, यदि इस टॉपिक से आएगा तो आपका बाहर नहीं होगा, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका टोटल कंप्लीट हो गया, ना कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है फिर, ना किसी के नोट्स, ना कोचिंग वगैरह। तो ये हमारे वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।